अगला दिन जुम्मा था। मुकर्रर वक्त पर मैं डाक का पैकेट लेकर पहले वाले कोरियर से मिलने चला गया। मैं भी मुसल्ला था और मेरा एक साथी भी मुझे कवर देने के लिए हमरा था। कर्नल शंकर से हासिल शुदा मालूमात भी मैंने डाक में शामिल कर दी थी। मुकर्रर जगह पर कोरियर मिला और हमने डाक के पैकेटों का तबादला किया। ट्रेनिंग के दौरान दी गई हिदायत के मुताबिक मैंने आइंदा डाक के तबादले के लिए नई जगह, नए वक्त और नई तारीख का तयन किया, जिसका उसूली तौर पर इल्म मुझे और कोरियर को होना था। मैंने उसे ये भी कहा कि मुझसे मुलाकात के लिए आइंदा वो खुद अकेला आए और अपने किसी साथी को हमरा हरगिज न लाए। उस कोरियर को चूंकि मेरे साथियों के मुतालिक कुछ इल्म न था, लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि आइंदा सिर्फ मैं ही डाक के तबादले के लिए जाऊंगा और मेरा एक साथी कोरियर की नजरों में आए बगैर मुझे कवर देगा और हर दफा मुख्तलिफ साथी मेरे हमरा जाएगा। मैंने साथियों को ये भी बता दिया था कि अगर अचानक लाहौर वाले कोरियर को देखें तो उसकी नजरों में आए बगैर गुम हो जाएं, क्योंकि वो ट्रांसमीटर मैसेज के मुताबिक भारतीय हिरासत में है। कर्नल शंकर से गोरखपुर के मुतालिक होने वाली गुफ्तगू से जहां मुझे हवाई अड्डे की तबाही की तफसीलात मिली थी, वहां उसने बिटवीन द लाइंस मुझे ये भी बता दिया था कि भारतीय इंटेलिजेंस मोटरों के मालिकान की शनाख्त के मुताबिक एक लंबे कद और सफेद रंग वाले की तलाश में है। ये यकीनी अमर था कि गाड़ियां जलाकर हादसे के जिम्मेदार लोग फैजाबाद में ही नहीं रह गए थे, बल्कि वो ट्रेन के जरिए या तो गोरखपुर से होते हुए मुजफ्फरपुर की तरफ गए होंगे या लखनऊ की तरफ। ये तयन करने के बाद कि मुजफ्फरपुर की तरफ जाने वालों की मंजिल नेपाल हो सकती थी और दूसरी तरफ लखनऊ जाने वाले कानपुर और फिर वहां से भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते थे। अगर गुज़श्ता 1.5 साल के धमाकों को पेश नजर रखकर वो तफ्तीश को आगे बढ़ाते तो दिल्ली में न्यू ईयर नाइट, एयरपोर्ट और 26 जनवरी के धमाकों की वजह से अपनी तफ्तीश में वो दिल्ली को मरकजी हैसियत दे सकते थे। कर्नल शंकर का मुझे आइंदा मोहतात रहने और गोरखपुर न जाने का मशवरा देना भी इस बात की गम्माजी करता था कि इंटेलिजेंस वाले पूरी तंदही से हमारा सुराग लगाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान से मौसूल ट्रांसमीटर पैगाम में पुराने कोरियर के जरिए पुराने रास्ते से डाक भेजने का सिलसिला दोबारा शुरू करने, लाहौर बॉर्डर से आने वाले कोरियर या उसके साथियों के पकड़े जाने की इत्तला और खुसूसी तौर पर लाहौर के कोरियर को देखते ही गायब हो जाने की हिदायत का वाज़े मतलब था कि लाहौर वाला कोरियर भारतीय बॉर्डर के अंदर पकड़ा जा चुका था। दिल्ली में उसकी मौजूदगी का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता था कि उसने भारतीय तफ्तीशी इदारों के तशद्दुद की वजह से सब कुछ बक दिया है और वो तफ्तीशी इदारे के कारकुनों के नरगे में हमें दिल्ली में तलाश कर रहा है। इन सब हालात के पेश नजर मैंने फैसला किया कि सिवाय ट्रांसमीटर, पिस्तौलों, गोलियों और कैमरों के अपना और अपने साथियों के पास मौजूद सब सामान जिससे हमारी शनाख्त होनी मुमकिन थी, आरिफ के घर मुंतकिल कर दिया जाए। जुम्मे के रोज मैंने डाक वसूल की थी, इतवार के रोज ये काम कर दिया। आरिफ से चूंकि हमारा जाहिरी कोई ताल्लुक न था, इसलिए उसका घर मौजूदा हालात में महफूज तरीन था। आरिफ के घर रखे गए सामान में बशीर मरहूम के सेफ से मिले रिवॉल्वर, पिस्तौल और गोलियों के अलावा हमने बमों से भरा सूटकेस भी मुंतकिल कर दिया। मैंने दिल्ली में अपने और साथियों की सुकूनत तब्दील करने के मुतालिक भी सोचा, लेकिन नई जगह हमारे लिए ज्यादा गैर महफूज थी। मौजूदा जगहों पर रहते हुए हमें 2 साल होने को आए थे। साथियों के महल्लेदार भी उन्हें कारोबारी समझते थे और उनकी ऐसी कोई एक्टिविटी महल्लेदारों की नजर में न थी जो उन्हें मशकूक बना सकती। मालिक मकान नजीर और आरिफ भी उनकी सफाई देने को मौजूद थे। उधर लोधी होटल में मेरा तवील कयाम मेरे हक में जाता था। होटल का तमाम स्टाफ मुझे चाय के व्यापारी की हैसियत से जानता था और उसकी गवाही दे सकता था। इसी होटल में मेरे मुतालिक पूछगिछ के लिए DMI वाले एक बार आ चुके थे और उन्होंने भी मुझे क्लियर कर दिया था। लिहाजा सुकूनत तब्दील करने का ख्याल मैंने दिल से निकाल दिया। साथियों को मैंने मौजूदा हालात की नौयत और मुमकिन दरपेश आने वाले खतरात से आगाह किया और उन्हें रेड अलर्ट पोजीशन में रहने का कहा। जूडो कराटे के माहिर साथी को मैंने लोधी होटल में अपने फ्लोर पर एक कमरे में शिफ्ट कर लिया था ताकि किसी नागहानी सूरत में वो मुझे कवर भी दे सके और साथियों को भी बता सके। अब हमारे पास सिर्फ असलहा और ट्रांसमीटर था जिसे हमने बहर सूरत अपने पास रखना था। मैंने साथियों को ये भी कह दिया कि अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि उन्हें अपनी गिरफ्तारी यकीनी दिखाई दे तो सिटिंग डक की तरह बगैर मज़ाहमत किए गिरफ्तारी हरगिज न दें, बल्कि असलहे का बेदरीग इस्तेमाल करें। गिरफ्तारी की सूरत में पुरतशद्दुद मौत तो लाजमी मुकद्दर थी, इसलिए दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। मैंने उन्हें कहा कि बेशक दुश्मन के 15-20 अफराद गिरफ्तार करने आए, लेकिन सिर्फ तनख्वाह के लिए मुलाजिमत करने वाले 1-2 गोलियां चलते ही जाने बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं और हमारा दुश्मन तो फितरतन डरपोक है। लिहाजा असलहे का इस्तेमाल उन्हें भगाने और खुद गायब हो जाने में बहुत मदद देगा।
हमारे पास अब न तो कोई मखसूस मिशन बाकी था और ना ही पाकिस्तान से हमें कोई नई हिदायत मौसूल हुई थी। हालात के पेश नजर हम भी चाहते थे कि कुछ वक्त बिल्कुल खामोशी से गुजारा जाए। हमारी सरगर्मियां अब सिर्फ डाक वसूल करने से भेजने और मुकर्रर वक्त पर ट्रांसमीटर पर पैगाम वसूल करने तक महदूद थी। मेरे साथी हर रोज मासिवाए इतवार शाम को बशीर मरहूम के गिराज जाते और लड़कों को तरबियत देते। मौसम गर्मा शुरू होकर अपने जोबन तक आ चुका था। मई 1974 में भारत ने राजस्थान में पोखरान के मकाम पर जमीन दोज एटमी धमाका किया। भारत के इस एटमी धमाके को दुनिया भर में कवरेज मिली। भारतीय अखबारात ने इस धमाके की खबरों के साथ साथ पाकिस्तान को भारतीय न्यूक्लियाई बर्तरी की वजह से बाकायदा डराना और अपने अजीम भारत में जम हो जाने की धमकी आमेज तरगीबात देनी शुरू कर दी और ये सिलसिला हफ्तों जारी रहा। मैं और मेरे साथी भी भारतीय एटमी धमाके की वजह से पजमुर्दा हो गए। एक रोज जब हम सब इकट्ठे बैठे थे, हमारी गुफ्तगू का रुख उस एटमी धमाके की तरफ हो गया। मैंने साथियों को कहा कि भारत एक छोड़ 10 धमाके कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी साइंसदान भी हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं होंगे। माजी की तारीख के औराक हमें बताते हैं कि बर्र-ए-सगीर में तुंदो तेज हवाएं हमेशा मगरिब से ही आती हैं। हजारों बरस कबल इस इलाके में आर्यन से लेकर सिकंदर आजम, लोधी, सल्जूकी, तुगलक, गजनवी, गौरी, खानदान गुलामा, मुगल और अहमद शाह अब्दाली तक सब मगरिब से ही आए और इस इलाके को फतह करते रहे। अब हम भारत के मगरिब में हैं और इंशाल्लाह माजी की रिवायात को बरकरार रखेंगे। मेरे साथी भी लड़कों को गिराज में इसी तरह दिलासा देते थे। हालात बिल्कुल एक पुरसुकून समंदर की तरह थे, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि इस पुरसुकून समंदर के पीछे एक बड़े तूफान की आमद है और यही हुआ। ये 6 जून 1974 और डाक लेने और देने का दिन था। कोरियर से इस बार मैंने आसिफ अली रोड पर एक जूस की दुकान पर दोपहर 4 बजे मिलने का तय किया। जूडो कराटे के माहिर मेरे साथी को मुझे कवर देने के लिए साथ जाना था। हमारी डाक का पैकेट भी उसके पास था। हम आसिफ अली रोड पर 3:45 बजे पहुंच गए और जूस की दुकान से कुछ फासले पर टैक्सी छोड़ दी। मैं दुकान की तरफ चलने लगा। मेरा साथी मुझसे 20-25 कदम पीछे था। हमने ये तय किया था कि मैं जूस की दुकान पर रुककर जूस का ऑर्डर दूंगा। इस दौरान मेरा साथी मेरे पास से गुजरते हुए डाक का पैकेट खामोशी से मुझे थमाकर आगे बढ़ जाएगा और 20 मीटर के फासले से मुझे कवर देगा। मैं जूस की दुकान पर पहुंचा और अभी जूस का ऑर्डर दे ही रहा था कि आनन फानन चारों तरफ से 15 से ज्यादा अफराद मुझ पर झपट पड़े। निहायत तेजी से उन्होंने मेरे हाथ मेरी पुश्त पर बांधे और आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी। मुझे गाड़ी में धकेल कर 2 अफराद मेरे दाएं बाएं बैठ गए और गाड़ी तेजी से चल पड़ी। ये सारी कार्रवाई 1 मिनट से भी कम वक्त में हो गई। मुझे तो संभलने का मौका ही न मिल सका। यकीनन मेरा साथी भी इस अचानक और गैर मुतवक्के हमले से बौखला गया होगा और इससे पहले कि वो मुझे कवर दे सके, गाड़ी मुझे लेकर जा चुकी थी। उसके पास डाक का पैकेट भी था जिसका तहफ्फुज उसकी जिम्मेदारी थी और इस वाक़े की अपने बाकी साथियों को इत्तला भी उसी ने देनी थी। ये सिर्फ मेरे अंदाजे थे जो गाड़ी में सफर के दौरान मैंने लगाए। ये भी ऐन मुमकिन था कि मेरे साथी को भी उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया हो। गिरफ्तारी के वक्त तो मैं उनके निरगे में था और फौरी तौर पर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी और मुझे कुछ इल्म न था कि मेरे साथी की क्या पोजीशन थी। गाड़ी तकरीबन 1.5 घंटे तक चलती रही। इस दौरान दर्जनों मोड़ काटे गए और कई बार गाड़ी चंद लम्हों के लिए रुकी। ये गालिबन रोड सिग्नल पर सुर्ख बत्ती होने की वजह से थी। मैंने गाड़ी में अपने दोनों तरफ बैठे लोगों से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। गालिबन उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं इस बिला वजह गिरफ्तारी और सड़क पर से यूं उठाए जाने की तजलील के खिलाफ हाई कोर्ट में जाऊंगा। मैं एक मुअज़्ज़िज़ कारोबारी शख्स हूँ और मेरे साथ बिला वजह का ये सलूक उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उन दोनों ने जवाब में एक लफ्ज तक न कहा। जब मैं खामोश न हुआ तो अगली सीट से आवाज आई कि इसे चुप करवाओ और उन दोनों ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मेरी इस अंदाज से गिरफ्तारी और ये तस्हीक आमेज सलूक यकीनन पुलिस की कार्रवाई न थी और न ही पट्टी बंधने तक मैंने किसी बावर्दी शख्स को वहां देखा था। मुझे घेरे में लेने वाले सब सिविलियन लिबास में थे। जूस की दुकान पर मेरे पहुंचते ही उनकी फौरी कार्रवाई की एक ही वजह हो सकती थी कि उन्हें मेरे जूस की दुकान पर पहुंचने के दिन और वक्त के अलावा शनाख्त का भी पहले से इल्म था। कोरियर से हर मुलाकात पर आइंदा मिलने का दिन, वक्त और नई जगह का तायुन मैं करता था, जिसका इल्म मेरे और कोरियर के सिवा किसी को न होता था। हत्ता कि मेरे साथी और मुझे कवर देने वाले को भी ये इल्म न होता था कि मुझे कहां और किस वक्त कोरियर से मिलना है। मुझे 100% यकीन हो चुका था कि कोरियर ने ही उन्हें बताया है। कोरियर को 4 बजने से पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए था। मैं जूस की दुकान पर 4 बजने
होने के 2-3 मिनट बाद वहां पहुंचा था। जहां हमने टैक्सी छोड़ी थी वहां से भी जूस की दुकान साफ दिखाई देती थी। उस वक्त भी कोरियर वहां मौजूद न था। इन वजूहात की रोशनी में सिर्फ कोरियर ही दिखाई देता था जिसने मेरी मुखबरी की थी। अगर पकड़ने वालों को अपनी तफ्तीश से मेरे मुताल्लिक पता चला होता तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए लोधी होटल बेहतरीन जगह थी, जहां मैं बेशतर वक्त मौजूद रहता था। मेरे मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, आंखों पर इस बुरी तरह और सख्ती से पट्टी बांधी गई थी कि कुछ दिखाई देना तो एक तरफ रहा, मेरी आंखों के पपोटे भी न हिल सकते थे। हाथ पुश्त पर एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह बांधे गए थे कि कलाइयों में टीसें उठ रही थीं। मैंने अंदाजा लगाया कि गाड़ी की औसत रफ्तार 30-35 मील थी। इस हिसाब से करीबन 50 मील चलने के बाद जब गाड़ी रुकी और मुझे बाजुओं से खींचकर उतारा गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम दिल्ली में ही हैं। और ये लंबा सफर और सड़कों पर इधर उधर घूमने की वजह मुझे मंजिल की कयास आराई से दूर रखने के लिए किया गया है। गाड़ी से उतारकर वो मुझे बाजुओं से पकड़कर तकरीबन 40 कदम धकेलते हुए ले गए और फिर 25 सीढ़ियां उतारकर मेरे अंदाजे के मुताबिक लोहे का दरवाजा खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया। वहां मेरी तलाशी ली गई। मेरे पास भरा हुआ पिस्तौल और एक फालतू मैगजीन थी। पिस्तौल मिलने के बाद तो उन्होंने इस बुरी तरह से दोबारा मेरी तलाशी ली कि मेरी पैंट के टर्न और प्लेट्स देखने के लिए मेरी पैंट भी उतार ली गई। बुशर्ट के कॉलर पहले अच्छी तरह से टटोले और फिर बुशर्ट भी उतरवा ली। जूते और जुराब भी उतार लिए और मेरे जिस्म पर सिर्फ अंडरवेयर और बनियान बाकी रह गए। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मुझे यहाँ लाने वालों का कोई अफसर भी वहाँ मौजूद था जो उन्हें इशारों से अहकाम दे रहा था। मेरा अंडरवेयर भी उसी हालत में नीचा करके ये तसल्ली कर ली गई कि मैं मुसलमान हूँ। मेरा अंडरवेयर फिर ऊपर कर दिया गया और उसी हालत में मुझे फर्श पर बिठा दिया गया। मुझे कमरे में कुर्सियां या मेज रखने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर इसी हालत में गुजरी थी कि 2-3 अफराद ने मेरी टांगों को मजबूती से पकड़ लिया। 2 ने मेरे बाल और सर को पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर किया। एक ने मेरे मुंह से कपड़ा निकाला और मुंह के अंदर जबान और तालू के बीच लोहे या लकड़ी का ऐसा टुकड़ा फंसा दिया जिससे मेरा मुंह खुल गया। फिर किसी ने जंबूर की किस्म के किसी आले से मेरी एक एक दांत और दाढ़ को जोर से खींचा। जब जंबूर साइनाइड भरी नकली दाढ़ पर आया तो वो जरा से झटके से ही बाहर आ गई। मुझे यकीन हो गया था कि मैं DMI की हिरासत में हूँ। उसके थोड़ी देर बाद कुर्सियां उठाने की आवाज आई। फिर मेरे दोनों पांव जंजीर में लगे कड़ों में अलहदा-अलहदा जकड़ दिए गए। उसके बाद हाथों की बंधी रस्सी खोली गई और दोनों कलाइयां भी जंजीर में लगे हथकड़ी नुमा कड़ों में अलहदा-अलहदा बांध दी गईं। उसके बाद मेरी आंखों की पट्टी खोली गई। पट्टी इतनी सख्ती से बांधी गई थी कि चंद मिनट तक तो मुझे कुछ दिखाई न दिया। जब जरा देखने के काबिल हुआ तो वहां सिर्फ एक शख्स मौजूद था। मेरे मांगने पर उसने मिट्टी के एक प्याले में मुझे पानी दिया। मेरे पाँव में पड़े कड़े जिन जंजीरों से बंधे थे उनके दूसरे सिरे फर्श में गड़े हुए थे और मैं टांगों को फोल्ड कर सकता था। कलाइयों में बंधे कड़े दीवार में गड़ी जंजीरों में लगे हुए थे और उनमें सिर्फ इतनी गुंजाइश थी कि मैं दोनों हाथों को अपनी नाफ तक ला सकता था। उस आदमी से मैंने कुछ पूछना चाहा तो उसने सिर्फ इतना कहा कि जो कुछ कहना है वो हमारे अफसरान से कहना। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर सब कुछ सच सच बता दोगे तो तुम्हारे अपने हक में बेहतर होगा, वरना सच बुलवाने के हमारे पास ऐसे तरीके भी हैं कि तुम सच बोलने पर मजबूर हो जाओगे, लेकिन उस वक्त तक तुम्हारे जिस्म की हड्डियां टूट चुकी होंगी और तुम जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके होगे। ये कहकर उसने अपने तरीकों का नमूना पेश करते हुए एक जोरदार ठुड्डा मेरी दाईं रान पर मारा और सेल का दरवाजा बंद करके चला गया। ठुड्डा लगने से मुझे दर्द तो बहुत हुआ जिसे मैंने एक हल्की सी आह में दबा लिया। ये तो इब्तिदाए इश्क था। मेरे साथ आइंदा जो कुछ होना था मुझे उसका खासा अंदाजा था। साइनाइड की दाढ़ निकल जाने के बाद अब मुझे उनके तशद्दुद की इंतहा और जबान न खोलने के लिए खुद को तैयार करना था। मैंने सेल का जायजा लिया। ये सेल अंदाजन 12 बाई 16 फुट का था। इसकी छत बहुत ऊंची थी जहां पर मध्यम रोशनी वाला बल्ब टिमटिमा रहा था। छत के बिल्कुल करीब दीवार में मजबूत सलाखों वाला एक रोशनदान था। सेल के दरवाजे पर लोहे की प्लेट लगी हुई थी। उस प्लेट में ऊपरी जानिब 8 मुरब्बा इंच का एक कट था। दरवाजे के बाहरी जानिब लगी एक प्लेट ने उसको ढांप रखा था। ये कट बाहर वालों के अंदर देखने के लिए बनाया गया था। मेरे दाएं जानिब मेरे बिल्कुल ही करीब एक छोटा पानी का मटका था जिस तक मेरा हाथ पहुंच सकता था। खुद को इस हालत में देखकर मुझे आगा हशर काश्मीरी का शेर याद आया। शेर किस हाल में है? लोहे के जाल में है। इंटेरोगेशन शुरू होने से पहले मुझे कुछ फैसले करने थे। जूस की दुकान पर मेरी गिरफ्तारी का मतलब था कि उन्हें मेरे लोधी होटल में रिहाइश का इल्म न था, लिहाजा मुझे लोधी होटल का नाम नहीं लेना था। मेरे साथियों के मुतालिक भी उन्हें कोई
علم نہیں تھا، لہٰذا مجھے خود کو اکیلا ظاہر کرنا تھا۔ بھارت میں داخلے کی مدت کا تعین میرے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ یہ کوریئر جس کے متعلق مجھے یقین تھا کہ اسی کی مخبری کے باعث میں پکڑا گیا تھا، ہمارے بھارت میں داخلے کے بعد شروع ہی سے ڈاک لاتا اور لے جاتا تھا۔ ہم نے نئے کوریئرز کے ساتھ صرف چند ماہ کے لیے لاہور کا رستہ اختیار کیا تھا۔ اگر اس نے DMI والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا تو پھر مجھے بھارت میں قیام کے ایک ایک روز کا حساب دینا تھا۔ بھارت میں انجام دیے اپنے سارے مشن سے مجھے لا تعلقی ظاہر کرنا لازمی تھا۔ ہمدردوں اور ساتھیوں کے نام بھی نہیں لینے تھے۔ کوریئر نے اس مرتبہ لائی ہوئی ڈاک بھی یقیناً دشمنوں کے حوالے کر دی ہوگی۔ میں دعا مانگنے لگا کہ اس ڈاک میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میرے ساتھیوں اور ہمارے کیے گئے مشنز کو اریاں کر دے۔ میرے ساتھ آئندہ جو کچھ ہونا تھا اس کا مجھے پورا اندازہ تھا۔ میں نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ دوران تفتیش انہیں اپنا صحیح نام بتا دوں۔ میرے مسلمان ہونے کا تو وہ پہلے ہی اطمینان کر چکے تھے۔ تفتیش کے دوران میں انہیں پاکستان میں دوران تربیت بتائے گئے بھارتی افواج اور ہتھیاروں کے متعلق اپنی معلومات بتاؤں گا۔ اس طرح پاکستان کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر میں تفتیش کا دورانیہ لمبا اور تشدد میں کمی کی کوشش کروں گا۔ حقیقت بھی یہ تھی کہ پاکستان کی دفاعی افواج کے متعلق میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بھارت آنے سے پہلے میں تربیلے میں غیر ملکی ٹھیکیداروں کے پاس تربیلا جوائنٹ وینچر میں بحیثیت PRO ملازم تھا۔ تربیت کے دوران مجھے صرف بھارت اور بھارتی افواج کے متعلق معلومات ازبر کروائی گئی تھی۔ میں نے یہ بھی طے کیا کہ میں دوران تفتیش ان سے تعاون کرتے ہوئے انہیں اپنے کسی فرضی کانٹیکٹ کو پکڑوانے کے لیے دلی میں مختلف مقامات پر لے جانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر وہ مان گئے تو بے شک چاروں اطراف سے ان کے نرغے میں ہونے کے وہ مجھے ہتھکڑی نہیں لگائیں گے اور اس طرح ممکن ہے کہ میرے بھاگنے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس طرح کے بہت سے خیالات میرے دماغ میں آتے رہے اور انہی خیالات میں غرق میری آنکھ لگ گئی۔ نامعلوم کیا وقت تھا جب میرے جسم پر ٹھوکریں مار کر مجھے جگایا گیا۔ آنے والے 4 بندے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، پھر ہاتھوں کو کڑوں سے آزاد کر کے میری پشت پر رسی سے باندھ دیے، پاؤں سے کڑے اتارے اور بازوؤں سے پکڑ کر سیل سے باہر لے جا کر سیڑھیاں چڑھ کر بائیں جانب کو چل دیے۔ 10-12 قدم چلنے کے بعد دائیں طرف مڑے اور چند قدم چلنے کے بعد مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے آنکھوں کی پٹی کھولی اور پھر ہاتھ کھول دیے۔ انتہائی تیز روشنی کے ریفلیکٹر میں لگے بلب نے میری آنکھیں چندھیا دی۔ کئی بار آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کے بعد مجھے ایک بڑے ٹیبل پر پڑے اسی لیمپ کے پیچھے کرسیوں پر بیٹھے 3 شخص دھندلے دھندلے سے دکھائی دیے۔ میں بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ آنکھیں جب کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں 2 پنکھے پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ مجھے لانے والے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی اور مجھے اسیس کرنے کے بعد درمیان میں بیٹھا آدمی بولا، مسٹر، اب تک تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہو۔ اس مصیبت سے تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن ہم تمہیں ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہمارے سوالات کا صحیح اور مکمل جواب دو اور اپنے عملی تعاون سے ہمیں یقین دلا دو کہ تم دلی طور پر ہمارا ساتھ دو گے، تو تم نہ صرف بچ جاؤ گے بلکہ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اور تمہیں خاطر خواہ انعام بھی دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس سیل میں تمہیں رکھا گیا ہے وہاں سے ہمارے لوگوں نے کئی لاشیں نکال کر جلا ڈالی ہیں۔ اس سیل کو غور سے دیکھو گے تو وہاں تمہیں خون کے داغ بھی دکھائی دیں گے۔ یہ ان کا خون ہے جنہوں نے ہماری شرافت کی وجہ سے پہلے زبان نہیں کھولی، لیکن جب ہم نے دوسرا طریقہ استعمال کیا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا، لیکن اپنی حماقت کی وجہ سے ہماری شرافت کی پیشکش کو ٹھکرا کر یا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور یا زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے۔ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم پہلے شرافت کی زبان میں بات کرتے ہیں، جس کی سمجھ میں یہ زبان نہ آئے اسے دوسری زبان میں سمجھایا جاتا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کون سی زبان سمجھتے ہو۔ میں نے یہ لمبی بات اس لیے کی ہے کہ تم شکل و صورت سے پڑھے لکھے لگتے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم لا علمی میں مارے جاؤ۔ وہ خاموش ہوا تو اس کے ساتھ کی کرسی پر بیٹھا نسبتاً ایک جوان آدمی بولا، Now show some sportsman spirit and cooperate with us. Your game is over. میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ واقعی میری گیم اب ختم ہو چکی ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے اطمینان بخش جواب دوں۔ اگر میں کسی بات کا جواب نہ دے سکوں تو اس کی وجہ آپ سے کچھ چھپانا نہیں بلکہ میری لا علمی ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوالات پوچھنے کا سلسلہ شروع کریں، میری آپ سے 2 درخواستیں ہیں۔ اول یہ کہ میرے کپڑے مجھے لوٹا دیے جائیں، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اپنے آدمیوں سے کہیں کہ میرے ساتھ توہین آمیز سلوک اور ذلیل کرنے کا رویہ چھوڑ دیں۔ جسم پر لگے زخموں سے زیادہ درد ان
انا پر لگے زخموں سے ہوتا ہے۔ میں آپ کی حراست میں ہوں، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ میرے تعاون کرنے کی آمادگی کے بعد آپ کا میرے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ میں خاموش ہوا تو ان تینوں نے آپس میں کھسر پھسر کی۔ پھر درمیان والے نے گھنٹی بجائی، باہر سے ایک شخص اندر آیا۔ درمیان والے نے اسے میرے کپڑے اور جوتے لانے کے ساتھ چائے، بسکٹ اور پانی لانے کا بھی کہا۔ سائڈ پر بیٹھے آدمی نے لیمپ کا سوئچ بند کر کے کمرے میں لگے عام بلب جلا دیے۔ درمیان والے نے کہا، "Now relax and prepare yourself to answer the questions." یہاں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی۔ میں چونکہ اپنی گرفتاری اور پھر وہاں سے فرار کے درمیانی عرصے کے کسی ایک لمحے کو بھی اب تک فراموش نہیں کر سکا، اس لیے اس دوران پیش آئے واقعات اور سوال و جواب کے مرحلوں کو اردو میں ڈھالنے کی پوری کوشش کے باوجود کچھ جملے انگریزی میں بیان کرنے پر مجبور ہوں تاکہ آپ تک بالکل صحیح تاثر پہنچا سکوں۔